नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नाम पर विश्वास न करके काम पर विश्वास करने वाले इस ग्रामोत्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने यूनिट नंबर फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट की थी स्थिर विद्युत की, जिसमें अपन ने पहला चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र। इसमें अपन ने बेसिक बातें पढ़ ली थी, आवेश पढ़ लिया, आवेश का मात्रक पढ़ लिया, आवेश का विमेय सूत्र पढ़ लिया, आवेशों के गुणधर्म पढ़ लिए। उनके बाद में अपन ने देखो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था स्थिर आवेशों के लिए कूलॉम का नियम। लास्ट टॉपिक देखो ये पढ़ा था। एक बार मैं देखो थोड़ी सी आपको दो तीन बातें इनके संबंधित वापस बता देता हूं। अपन ने क्या कहा कूलॉम के नियम में? कूलॉम नियम में अपन ने ये कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल का मान होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आपने देखो ये कहा था कि दो बिंदु आवेश, एक Q1 कह दिया और दूसरा बिंदु आवेश Q2 कह दिया। दोनों आवेश वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्मॉल r दूरी पे होते हैं। तो आपने क्या कहा था कि लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हें आपने समीकरण नंबर 1 और 2 कही थी और इक्वेशन 1 और 2 से आपने देखो क्या कहा था, F के इक्वल F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाया तो आपने क्या कह दिया कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इस K के बारे में अपन ने देखो ये कह दिया था कि K की यदि अपन वैल्यू लगाते हैं कूलॉम नियतांक होता है और ये यदि अपन वैल्यू कहते हैं तो ये थी। यहाँ अपन ने देखो एक पॉइंट कह रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है। एप्सिलॉन नॉट को आपने देखो ये कहा था निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता से आपने कही थी। तो ये जो इसका मतलब वो अपन ये कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट यदि निर्वात की विद्युतशीलता है तो ये लगने वाला बल भी किस में लगेगा, निर्वात में बल लगेगा। तो F निर्वात की वैल्यू आपने ये कह दी थी कि F वैक्यूम यदि अपन कहें या F निर्वात यदि अपन कह रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया R स्क्वायर। यही अपन देखो लास्ट ये कह रहे थे। उसके बाद में अन्य किसी माध्यम की बात की है। अन्य किसी माध्यम में अपन ने ये कह दिया कि K की जो वैल्यू है वो अन्य किसी माध्यम में अपन कह रहे हैं। तो अन्य माध्यम में अपन देखो इस K का जो मान है वो आपने ये कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन से कह रहे हैं और एप्सिलॉन को आप क्या कह रहे हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। इसे आप क्या कर देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता से आप कह देंगे। और ये अपन F मीडियम यदि अपन कह रहे थे तो ये आपके पास क्या कह रहे थे 1/4 एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ तक अपन ने देखो लास्ट देख लिया था। अब मैं देखो थोड़ा सा इसी से आगे और बढ़ता हूँ कि अपन ने जो चीज अपन ने यहाँ तक स्थिर आवेशों के संबंधित कूलॉम नियम ये पढ़ा है, इसके बारे में देखो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि कई बार देखो क्वेश्चन बोल लेते हैं कि क्वेश्चन देखो सुनना। क्वेश्चन ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान किन पर निर्भर करता है या किन राशियों पर निर्भर करता है, किन राशियों पर निर्भर करता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किन राशियों पर निर्भर करता है। ये आपको देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो अपन करने लास्ट वीडियो में अपन ने देखो जो पढ़ी है उसी के संबंधित में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्वेश्चन है वो आपके पास ये कह रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो किन राशियों पर निर्भर करता है। अपने दो बुक में भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखोगे मान है वो किसका है। ये मान आपको याद हो तो आपने ये कहा था निर्वात में और K के इक्वल आपने ये कही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का था। एप्सिलॉन नॉट है तो वहां आपने ये कह दिया था निर्वात की विद्युतशीलता। कही थी या नहीं कही थी, निर्वात की विद्युतशीलता यही मान कहा था। और जिसकी वैल्यू यदि आपने कही थी तो वो आपने ये कर दिया था
एप्सिलॉन नॉट की। शायद यही मान कहा था आपने, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आप कह रहे थे वो यही मान था। अब यहां से देखो आपके पास कि एप्सिलॉन नॉट यदि ये है और के का अपन ने देखो यहाँ ये अपन एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता दिया। अब मैं के का मात्रक लिखता, के का यदि अपन मात्रक लिखते हैं तो यहां से देखो के इक्वल वही वैल्यू लेके आओ, देखो आपके पास यही था क्या, ये इसका मतलब ये हुआ कि के का मान है और के का मान है तो के इक्वल देखो आपके पास ये बन गया क्या, ये हुआ क्या। तो मैंने देखो आपको के का मात्रक क्या बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर कहा था क्या, और के का जो मान कहा था वो आपको कितना कहा था, 9 गुणा 10⁹ यही कही है। और इस दौरान मैंने मात्रक पद्धति आपको एमकेएस पद्धति कही है, नहीं कही थी। अब आपको देखो यहीं से जब मैंने सीजीएस पद्धति की बात कही, सीजीएस पद्धति, और सीजीएस पद्धति के बारे में देखो जब मैंने क्वेश्चन कहा तो आपके बाद देखो सीजीएस पद्धति, और वो सीजीएस पद्धति में मैंने के का मान कितना कह दिया, 1 कह दिया, न्यूटन की जगह क्या मान लगा दिया, डाइन कर दिया, मीटर की जगह मैंने क्या कर दिया था, सेमी स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं, और कूलम स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, स्टेट कूलम कह दिया, क्योंकि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, इसका भी वर्ग अपन कर देंगे। तो ये आपके पास के का मान हो गया। इसका मतलब देखो के ये वैल्यू अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किन राशियों पे निर्भर करता है। तो पहली बात तो देखो ये आ गई निर्वात, और फिर मैं यदि के का मान देखो निर्वात में इतना होता है तो माध्यम में के का मान कितना होगा भी, तो माध्यम में के का मान ये हो गया क्या, ये हुआ क्या। और ये आपके पास क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता अपन कह देंगे। इसका मतलब देखो के का मान एक तो यही वैल्यू आ गई कि के का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, कि के का जो मान होता है वो माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट सुनना कि के का मान आप यहाँ तो ये कह रहे हैं कि 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि के का मान 1 डाइन सेमी स्क्वायर स्टेट कूलम स्क्वायर करें। इसका मतलब देखो के का मान ये मान किसके ऊपर निर्भर कर गया, मात्रक की पद्धतियों पे भी निर्भर करता है, पद्धतियों पर निर्भर करता है। तो आपके पास देखो अपने क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान किन राशियों पे निर्भर करता है। तो पहला आपने क्या कह दिया, माध्यम की प्रकृति पे, और दूसरा आपने क्या कह दिया, मात्रक की पद्धतियों पे। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा अपना। अब देखो थोड़ा सा और अपन देखो इसे कूलम के नियम को और आगे बढ़ाता हूं आपको, कि कूलम नियम को देखो अपन थोड़ा सा और यदि अपन मैं बढ़ाऊं तो देखो कूलम नियम से ही आपके पास क्वेश्चन बनेगा। अब देखना कि आपने ये कहा एप्सिलॉन नॉट किसको कहा भी, निर्वात की विद्युतशीलता। दूसरा ये कहूं कि एप्सिलॉन से यदि कहता तो इसको आप क्या कह देते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। कह रहे या नहीं कह रहे, एक आपने निर्वात में कह दिया और एक माध्यम में कह दिया, यही कह रहे। अब मैं ये कहता कि इन दोनों में कोई संबंध है, और उस संबंध को अपन क्या बता देंगे, एप्सिलॉन आर कह देंगे, जिसे आप क्या कह देंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता। जिसे क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या अपन क्या कह देंगे, पैराविद्युतांक कह देंगे, माध्यम का पैराविद्युतांक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगली हेडिंग ही देखना, अपनी हेडिंग क्या होगी कि मैं ये कह देता कि माध्यम का पैराविद्युतांक, या मैं कह देता आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे अपन एप्सिलॉन आर से कहते हैं। ये टॉपिक देखना, माध्यम का पैराविद्युतांक क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है।
देखो एप्सिलॉन जीरो आपने क्या कहा, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन को आपने क्या कहा, माध्यम की विद्युतशीलता कही है। तो मैं ये कह दूं कि आपके पास किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, माध्यम का पैरा विद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाएगी। कि मैं ये कह रहा हूं कि माध्यम का पैरा विद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर के इक्वल। देखो ये कह देंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन से कह देता, और इसको मैं क्या कह दूंगा, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जो अपन एप्सिलॉन जीरो कहते हैं। इन दोनों का अनुपात क्या बनेगा, अपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पैरा विद्युतांक बनेगा, जिसे अपन एप्सिलॉन आर से कह देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन आर के बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, यही वैल्यू बनी आपके पास। अब देखो एक परिभाषा तो अपन ये कह देंगे, दूसरी परिभाषा यहां से देखना कि जब आपने कूलाम बल लिखा और निर्वात में देखो क्या लिखा आपने, निर्वात में जो लिखा है वो आपने ये कहा कि एफ निर्वात या एफ वैक्यूम से कह दूं, और उसको आपने शायद ये लिखा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, कहीं या नहीं कहीं, ये कहा कि आपने निर्वात में। अब मैं अन्य किसी माध्यम की बात कह रहा हूं, तो माध्यम में आपने क्या कहा भी, माध्यम में देखो आपने ये कह दिया क्या, एफ माध्यम, और एफ माध्यम के इक्वल क्या कह दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये समीकरण 1 मान लो, ये अपन समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद की बात देखना कि यहां से अपन एक वैल्यू और देखो, नई बात और बता सकते हैं कि अपन एप्सिलॉन आर किसे करेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, इनका अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का पैरा विद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। अब देखो मैं यदि यहाँ पे आपके पास एफ निर्वात जो बना है, एफ माध्यम बना है, तो एफ निर्वात में मैं यदि एफ माध्यम का भाग दे देता, इसका भाग दे देता कि एफ निर्वात जो आपके पास है उसमें किसका भाग दे देता, एफ माध्यम का भाग दे दें। एफ निर्वात में अपन किसका भाग दे देंगे, एफ माध्यम का यदि मैं भाग दूं तो यहां से क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही बना है नहीं बना, इससे देखो ये वैल्यू पूरी की पूरी यू की ओपन करते भी। अब देखो आपके पास क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन, और चौथी संख्या अपने को बताया पहली के पास पहुंचा दो और तीसरी को अपन क्या करें, दूसरी के पास पहुंचा दें, तो यही वैल्यू बनी क्या, और ये किसके इक्वल चल रहा है अभी, एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम नहीं है क्या, इसी के बराबर चल रहा है अभी। अब देखो यहां से 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, एफ निर्वात अपॉन में क्या हो गया, एफ माध्यम बन गया, और इसके इक्वल आपके पास क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो बना या नहीं बना। और इसको अभी देखो अपन ने परिभाषित करके गए हैं, क्या परिभाषित करके गए हैं, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन आर कहलाएगा। कि माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, इनका अनुपात क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात है वो आपके पास क्या बन गया, एप्सिलॉन आर नहीं बन गया। तो यहां से देखो आपके पास कि अपन एक जो नई परिभाषा और देना चाह रहे हैं, वो देखो क्या परिभाषा बना देंगे, यहीं से देखना कि वो परिभाषा देखो आपके पास क्या बन गई। परिभाषा के बारे में देखो एक और जो अपन नई परिभाषा देना चाह रहे हैं वो क्या बन गई, एफ निर्वात अपॉन में क्या बन गया, एफ माध्यम, और इसके बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया क्या। तो इसका मतलब अपन एक परिभाषा और दे सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों, कोई भी दो बिंदु आवेश अपन कहते हैं, और उन बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, देखो निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात भी क्या कहलाएगा, अपेक्षिक विद्युतशीलता या आप जो अपन कहते हैं माध्यम का, जो माध्यम का पैरा विद्युतांक अपेक्षिक
विद्युतशीलता कहलाएंगी। देखो दो परिभाषाएं बन गई, क्या एक तो ये हो गई, या मैं ये कहूं कि एप्सिलॉन आर के इक्वल आपको ये कह देता। ठीक है, इन दोनों में से आपके पास कोई ना कोई परिभाषा यहाँ पे अपन बना सकते हैं। अब देख लो, वापस से सुन लो कि क्या कह रहे हैं अपन, माध्यम का पहला विद्युतांक अपेक्षिक विद्युतशीलता। पहले यदि मैं विद्युतशीलता के रूप में यदि कहता तो देखो आपके पास परिभाषा बन जाती, क्या बनती, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, माध्यम का पहला विद्युतांक अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाएगी। या मैं बल के रूप में इसको परिभाषित करता तो क्या होती है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन आर कहलाएगा। बल के रूप में यदि अपन कहें, क्योंकि देखो अपन आगे जब चैप्टर अपन जो सेकंड पढ़ेंगे उसमें इसको अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में भी एप्सिलॉन आर को परिभाषित करेंगे। जब अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो विद्युत विभव के रूप में इस एप्सिलॉन आर को परिभाषित करेंगे। जब अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे विद्युत धारिता, तो इस एप्सिलॉन आर को विद्युत धारिता के रूप में परिभाषित करेंगे। तो इसका मतलब देखो यहाँ से एप्सिलॉन आर वाला जो टॉपिक है वो आपके पास एक परिभाषा ये बन गई, और प्रत्येक चैप्टर में यहाँ बल से बनेगा, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बनेगा, तीसरे चैप्टर में विद्युत विभव से बनेगा, और चौथे चैप्टर में विद्युत धारिता से बनेगी। इसका मतलब एप्सिलॉन आर के यहाँ पे कितने जो फॉर्मूले बन जाएंगे अपने पास, 5 फॉर्मूले बन जाएंगे, जिनसे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में, देखो इस बार भी क्वेश्चन हुआ था, माध्यम का पहला विद्युतांक या माध्यम की विद्युतशीलता किसे कहते हैं। पहला विद्युतांक ने देकर आपको क्या कहा, इस बार माध्यम की विद्युतशीलता पूछी थी, तो माध्यम की विद्युतशीलता यही तो है, ये वाला क्वेश्चन किया था इस बार आपको याद हो तो, माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये कह सकते हैं कि अपन एप्सिलॉन आर, देखो माध्यम की विद्युतशीलता को अपन देखो यहीं से ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन आर के बराबर ये करेंगे, तो माध्यम की विद्युतशीलता इसको वज्र गुणन करेंगे तो यही स्थिति बनी क्या, तो अपन अपेक्षिक विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का गुणनफल किसके बराबर हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता के बराबर हो गया। ये वाला क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में किया है। ठीक है, तो अपन यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। अब देखो कि अपन एप्सिलॉन आर के बारे में देखो दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए, कि दोनों फॉर्मूले देखो क्या क्या पढ़ा है भाई। एक अपन विद्युतशीलता के रूप में मैं कहता तो विद्युतशीलता के रूप में आपने पढ़ लिया, दूसरा मैं कहता कि बल के रूप में अपन कह रहे हैं तो बलों के रूप में आपने यहां से पढ़ लिया। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखना कि एप्सिलॉन आर है वो अपन या तो ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन, तो अपन ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं माध्यम की विद्युतशीलता, यही कहेंगे क्या, और इसको आपने क्या कहा, निर्वात की विद्युतशीलता, यही कहिए। अब मैं ये कहता, या मैं इसको देखो बल के रूप में यदि कह रहा हूं तो बल के रूप में क्या कह रहा हूं, एफ निर्वात अपॉन में क्या बन गया, एफ माध्यम बन गया, बना या नहीं बना, यही स्थिति यहां से बनी है। अब देखो मैं आपको ये कहता कि एप्सिलॉन आर है उसका मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक बहुत बता सकते हैं कि एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या बनेगा। यदि देखो यहां से इस फॉर्मूले से देखते हैं तो इस बल का मात्रक क्या भी न्यूटन, एमकेएस में देखेंगे तो, और इस जो बल का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो कोई मात्रक आएगा क्या, तो इसका मतलब है इस वाले फॉर्मूले के आधार पे देख रहे हैं तो जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, मात्रकहीन है। या मैं इस वाले फॉर्मूले के आधार पे कहूँ कि माध्यम की विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता का मात्रक यदि मैं कहता तो यही होता क्या, ऐसा ही होता, और निर्वात की विद्युतशीलता यदि मैं कहता तो इसका भी मात्रक यही होता, तो ये मात्रक भी आपस में ही कट जाते हैं। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या हुई भी मात्रकहीन राशि हो जाएंगी, और मात्रकहीन है इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या कह देंगे कि मात्रकहीन है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, उस राशि की कोई विमा भी नहीं होती, तो इसको आप क्या कह दोगे, विमाहीन कह देंगे। यहां से देखो बहुत बार क्वेश्चन किया अभी कि क्वेश्चन क्या करते हैं कि अपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, इसके मात्रक एवं विमा लिखिए। तो इसका मतलब आपके दिमाग में आता है कि मात्रक और विमा पूछिए, इसका मतलब कोई ना कोई आप लिख ही बैठते हैं, और अपन ज्यादातर ये लिखते हैं कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे जो अपन माध्यम की विद्युतशीलता या पहला विद्युतांक आपके पास जो माध्यम का पहला विद्युतांक अपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन है और विमाहीन राशि है।
परिभाषा लिखने के बाद इसमें याद रखना है कि ये राशि क्या होंगी, मात्रकहीन राशि होंगी और विमाहीन राशि होंगी, कोई मात्रक नहीं होता इसका। ठीक है, ये अपन यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो इन्हीं टॉपिकों के आधार पे देखो एक और टॉपिक, कुछ एक बातें मैं आपको कहता हूँ कि एप्सिलॉन आर के कुछ एक मान आपको डायरेक्टली याद भी रखने हैं कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। जैसे मैं निर्वात की बात करता तो निर्वात में याद रखो कि एप्सिलॉन आर का मान कितना, निर्वात में, और निर्वात में एप्सिलॉन आर यदि आप कहोगे तो याद रखना 1 होता है। ठीक है, और कुचालक जितने भी मान होते हैं, और फिर मैं एक कह देता कि चालक, या मैं कहूं कि जितने भी आपके पास धातु होते हैं, चालक कहूं या मैं कह देता कि जितने भी धातु होते हैं उसके लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, और जितने भी आपके पास कुचालक होते हैं, कुचालक की बात यदि मैं करता जिसमें आप ये कह दें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, उन्हें आप कुचालक कह देंगे। कुचालक में एप्सिलॉन आर का मान याद रखना 1 से बड़ा होता है, लेकिन अनंत से क्या होगा, छोटा होगा। ये आप 3 वैल्यू याद रख लें। और कुछ अगर डायरेक्टली आपको याद रखना है तो अपन ये कह दें अशुद्ध जल, अपन कह दें या शुद्ध जल कह दें। कुछ एक वैल्यू आपको याद रखनी है कि शुद्ध जल कह दें, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है वो 80 होती है। या मैं ये कह देता कि कांच के लिए इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो याद रखो 5 से 10 के बीच होती है। ठीक है, और ये कहता कि वायु के लिए इसकी जो मान होता है वो कितना होता है, तो वायु के लिए इसका मान वैसे अपन 1.00059 लिख देते हैं, और इसको लगभग कृष्णों में कितना काम में लेते हैं, 1 अपन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एक वैल्यू अपन ये याद रखनी है। अब इसके आधार पे देखना कि मैं यहां से देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी, चालक या धातु के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन देखना देखो आपके पास, और एक अपन इसकी परिभाषा से देखो क्वेश्चन देखना, 2 क्वेश्चन है यहाँ से देखो, दोनों तीनों जो क्वेश्चन है वो दोनों तीनों में क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ और फिर उसके बाद में मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन देखना कि जो पहला जो यहाँ से क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखो, देखो सापेक्षिक विद्युशीलता या मैं कहूँ पैरा विद्युतांक से कर दे, उनकी दोनों अपन ने देखो ये पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर के इक्वल आपने क्या पढ़ा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0, जो अपन माध्यम की विद्युशीलता तथा निर्वात की विद्युशीलता का अनुपात है। या बल के रूप में मैं कह रहा हूं तो एप्सिलॉन आर को क्या पढ़ा, एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम पढ़ा आपने, ये पढ़ा ना। इन दोनों के आधार पर देखो क्वेश्चन पढ़ना भी अपने। पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में स्थित किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य एफ बल लगता है। कि निर्वात में स्थित, देखो निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य, तो एफ जो आपके पास निर्वात जो बात कर रहा हूं उस निर्वात में एफ का मान कितना, एफ निर्वात का मान एफ हो गया। अब यदि इन आवेशों के मध्य एक पित्तल की प्लेट रख देता, पित्तल एक धातु है, भी धातु कहें, मैं कह दूं कि चालक है, और चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, चालक के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है। तो जो अपन ये अनंत होगा तो आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है, एफ माध्यम में मान कितना होगा, यही तो क्वेश्चन किया है, छोटा सा दो क्वेश्चन यही हुआ। अब इन तीनों में कोई संबंध है क्या, अपना टारगेट ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में दे रखा उन तीनों में कोई संबंध है क्या। तो इन तीनों में देखो अपन संबंध कहें तो एप्सिलॉन आर के बराबर क्या हो गया, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम हो गया, यही होगा। और यहाँ पे एफ माध्यम के बराबर क्या हो गया, अभी एफ निर्वात अपॉन में क्या हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया, यही बना या नहीं बना। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, एफ माध्यम और अपॉन में क्या हो गया, एफ निर्वात, और ये क्या बन गया, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान कितना लगाओगे, अनंत, और अनंत को आप ये कहते हैं क्या 1/0। तो इसका मतलब एफ माध्यम क्या बन गया अभी आपका कि एफ निर्वात अपॉन में क्या हो गया 1/0। तो 0 को ऊपर लाएंगे तो 0/1, और ये क्या गया 0। इसका मतलब माध्यम में लगने वाला बल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये बात अपन बता सकते हैं कि माध्यम में लगने वाला जो, यदि अपन इनके मध्य पित्तल की प्लेट रख देते हैं, यहाँ पे कह देता कि एक आपके पास चांदी की प्लेट रख देते, या इन आवेशों के मध्य
मैं कोई चालक पदार्थ रख देता, चालक पदार्थ की कोई पट्टिका रख देता। तो ऐसे यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो याद रखो कि डायरेक्टली बल का मान क्या होगा, शून्य। उसका रीजन क्या होगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अनंत होती है। वापस से सुन लो, एफ निर्वात के बराबर आपको क्या कर रखा है, निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य एफ बल लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य एक पित्तल की प्लेट रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा, तो एफ निर्वात का मान कैपिटल एफ एप्सिलॉन आर। पित्तल के लिए अपने को पता है, पित्तल यहाँ पे क्या है भी, चालक है, और चालक है या अपन मैं कह दूं कि धातु है, और धातु के संबंधित आपके पास जो एप्सिलॉन आर होता है वो कितना होता है, जो अनंत होता है। एप्सिलॉन आर का मान यही अधिकतम होता है, और न्यूनतम से न्यूनतम कितना होता है, निर्वात में 1 होता है। तो एप्सिलॉन आर अनंत होगा। एफ माध्यम आपको क्वेश्चन कर रहा है, तो एप्सिलॉन आर से अपन निकालेंगे तो एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम। एफ माध्यम की यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो एफ निर्वात अपॉन में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन अनंत कर देंगे, और ये अनंत कहेंगे तो एफ माध्यम का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको देखना कि निर्वात में रखे दो बिंदु आवेश के मध्य बल है वो कितना लग रहा है, 18 न्यूटन बल लगता है। यदि इनके मध्य देखो निर्वात में बल वापस कर रहा है, निर्वात में आपको जो बल कर रहा है वो कितना है, 18 न्यूटन। अब यहां ये कह रहा है 1 mm मोटाई, 1 mm मोटाई और 6 पैरा विद्युतांक। इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। फिर आपको वापस ये कह दिया कि माध्यम कैसा रखा गया, कांच की पट्टिका, और कांच के लिए अपने को पता है 5 से 10 के बीच में मान होता है, तो ये शायद 6 है, वो 5 से 10 के बीच में है क्या, तो ये अपन एप्सिलॉन आर हो गया। अब अपने को क्वेश्चन क्या कर लिया, एफ माध्यम बुझ रहा है, वही आपके बाद अब इन तीनों में संबंध अपन यदि लगाएंगे तो यहां से आपके पास क्या हो गया, देखो एप्सिलॉन आर, और ये क्या हो गया, एफ निर्वात अपॉन में क्या हो गया, एफ माध्यम। और एफ माध्यम की यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ निर्वात अपॉन में एप्सिलॉन आर। अब देखो एफ माध्यम अपन यदि कहेंगे तो एप्सिलॉन आर, जो एफ निर्वात की वैल्यू बोलो कितनी है, 18, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 6, तो इसका मतलब कितना आ गया, 3, और ये कितना हो जाएगा, न्यूटन अपन कहेंगे, तो 3 न्यूटन बल बता सकते हैं। ऐसे आपके बाद वो कैसे भी क्वेश्चन और दे सकता है, एक परिभाषा के रूप में भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन आपको एक कह रखा है कि निर्वात में या किसी माध्यम का पैरा विद्युतांक 1 है, माध्यम का पैरा विद्युतांक 1 है, तो निरपेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी। एक क्वेश्चन और सुनना, देखो इसके ऊपर ही आपको एक और जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि आपको ये कह रखा है कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता 1 है, तो माध्यम की विद्युतशीलता 1 है, तो निरपेक्ष माध्यम की, निरपेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी, कितनी होगी। तो देखो माध्यम की विद्युतशीलता, या माध्यम का मैं कह दूं पैरा विद्युतांक, या अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता अपन देखो यहाँ पे ये कह दें कि माध्यम की विद्युतशीलता न कहकर आपको ये दे रखा भी माध्यम का पैरा विद्युतांक लिखना, माध्यम का पैरा विद्युतांक 1 है, माध्यम का पैरा विद्युतांक 1 है, तो निरपेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी, तो माध्यम का पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी, और वो क्या बुझ रहा है, निरपेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता, यही बुझ रहा है। और अपन जानते क्या भी, वी नोट एट अपन लिखें तो यहाँ अपन क्या जानते हैं अभी, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ये जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर जानते हैं, यही जानते हैं। अब ये यदि अपन जानते हैं तो इन तीनों में देखो आपके पास संबंध क्या होता है, इन तीनों में संबंध ये होता है कि एप्सिलॉन आर के बराबर ये होता है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये यदि आपके पास होगा तो यहां से बंदा क्या बता सकते हैं कि यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू है वो अपने को निकालनी है, तो एप्सिलॉन इक्वल क्या हो गया, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 है, इसका मान अपने को जानते हैं। तो ये यदि अपन कहेंगे तो ये आपके पास निरपेक्ष माध्यम की विद्युतशीलता कितनी आ जाएगी, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये अपन देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता के संबंधित बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन देखो कूलाम के नियम के संबंधित जो बातें की हैं कि कूलाम का नियम कथन क्या होता है, उस कथन से अपन देखो ये बता सकते हैं कि एप्सिलॉन है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एफ निर्वात में बल कितना लगता है, एफ माध्यम में बल कितना लगता है, और उन सभी में अपन ने क्या कर लिया है कि संबंध वो पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक कई बार एग्जाम में कर लेते हैं आपसे, और वो छोटा सा क्वेश्चन देखो सुनना कि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कूलाम नियम की दो सीमाएं लिखी है या कूलाम नियम की कोई दो विशेषताएं लिखी। कूलाम जो नियम है या कूलाम बल, अब मैं कह दूं कि कूलाम बल है उसकी कोई दो विशेषताएं लिखी या कूलाम बल की कोई दो सीमाएं लिखी, उन सीमाओं के संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखो आप आगे जाएंगे तो नाभिकीय बल पढ़ेंगे तो उसके संबंधित भी कोई दो गुण क्रमभुज लेते हैं। ठीक है, वैसा यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कूलाम बल की विशेषताएं मैं कह दूं या इसकी सीमाएं कह दूं, एक ही बात है यहां से कि विशेषताएं या इनकी सीमाएं क्या होती है। देखो एक तो आपको यदि परिभाषा याद है तो परिभाषा में मैंने देखो एक तो यहां से गुणक्रम बता दिया, मैंने देखो यहां से क्या बताया कि जो कूलाम बल होता है वो स्थिर आवेशों के मध्य लगता है या बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है, कि अपन ने ये देखो पहला तो यही कह दिया कि कूलाम जो बल होगा वो स्थिर आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, स्थिर आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, आवेशों के मध्य लगता है। एक विशेषता तो यही होगी। यहां पे अपन ने देखो यदि बिंदु स्थिर आवेश है या बिंदु आवेश की बात करें, इसका मतलब क्या करेंगे, ये आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। यदि कूलाम बल लग रहा है तो याद रखना कि कूलाम बल में केवल और केवल क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र ही बनेगा आपके पास। यदि अपन इसी कारण अपन ये कहते हैं कि कूलाम बल वो गतिशील आवेश के ऊपर नहीं लगता, गतिशील आवेश पे भी लगेंगे तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो क्या करने लगेगा, भी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इस कारण से ये गतिशील आवेश के ऊपर नहीं लगता है। दूसरी बात कि दूसरा अपन ने जो गुणधर्म कहा है कि आपके पास कूलाम बल में, और वो देखो क्या कह दिया कि पहला स्थिर है, परिभाषा से ही मैं निकाल रहा हूं, स्थिर आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य या आपके पास स्थिर आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल लगता है, के मध्य कूलाम बल लगता है। ये कहा है। दूसरी बात, दूसरी परिभाषा ये देखना कि कूलाम बल में आपने ये कहा है कि कूलाम बल होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। तो इसका मतलब कूलाम बल की प्रकृति कैसी होती है, कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण की होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण की होती है। देखो इसके विपरीत मैं आपको ये कहता कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता, जैसे मैं ये देखो मार्कर ही इसको मैं छोड़ता तो ये जो नीचे की ओर आता, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की जो प्रकृति होगी वो केवल क्या होगी, आकर्षण की होगी। जबकि कूलाम बल की प्रकृति क्या होती है, आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखना, इसी की परिभाषा में देखना कि आपने ये कहा है कि कूलाम बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जो कूलाम बल होता है वो याद रखो कि केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है, या मैं कह दूं कि दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि कूलाम बल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या कह रहे हैं, भी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इसका मतलब इसकी दिशा क्या हो जाएगी कूलाम बल की, कि याद रखना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसकी दिशा होती है। चौथा एक पॉइंट और या पांचवा पॉइंट याद रखो कि कूलाम बल होता है ना, उसकी जो कोटि होती है, कूलाम बल की कोटि, जो कूलाम बल की अपन ये कहते हैं कि कोटि होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है।
इससे यदि आप कम कर दोगे तो इससे कम होते ही आपके पास क्या होगा कि नाभिक केबल प्रभावी हो जाएगा। याद रखना कि कूलाम बल की कोटि होती है वो कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। इससे यदि अपन कम कर देंगे तो अपन यहाँ पे याद रखना इससे कम होते ही नाभिक केबल प्रभावी हो जाएगा, कूलाम बल है वो प्रभावी नहीं रह पाएगा। कि नाभिक केबल की बात करते हैं तो नाभिक केबल किन के मध्य लगता है? अपन ने कहा कि परमाणु है, परमाणु का समस्थान आवेश क्या होता है? परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित होता है जिसे आप क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में बेसिक रूप में आपने क्या कहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब नाभिक केवल किन के मध्य लगेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा। तो यदि आपके पास है कूलाम बल की कोटि अपन 10⁻⁻15 मीटर कह रहे हैं तो याद रखना है कि कूलाम बल है, ऐसे यदि आप कम करेंगे तो कम करते ही कौन सा बल प्रभावी हो जाएगा? नाभिक के बल प्रभावी हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट और सुनना कि कूलाम बल में आप ये भी कह सकते हैं कि कूलाम बल है, कूलाम बल के बारे में एक देखो लास्ट पॉइंट है जो अपन छठा पॉइंट और कहें कि कूलाम बल होगा वो संरक्षी बल होता है। कूलाम बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है। इसका मतलब कूलाम बल में किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है। कि जैसे मैं ये कहता ये आवेश है Q1 आवेश था, दूसरा ये मान लो Q2 आवेश है। अब ये दोनों ही धनात्मक है और मान लो कि जो Q1 के ऊपर Q2 है वो एक फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स है वो मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और मान लो कि इस दौरान वो कार्य भी मान लो कि अपन ये कह देते हैं कि 5 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो यही हुआ कि आपके पास ये कार्य। अब मैं ये यूं अपन पथ को चेंज कर दे तो भी कार्य आपको कितना करना पड़ेगा? 5 जूल ही करना पड़ेगा। या मैं ऐसे जो नीचे से अपन ऊपर की ओर आते तो भी आपको 5 जूल ही करना पड़ता। या मैं वक्रीय रूप में यूं चलता हुआ इसके ऊपर बल लगाता तो भी आपको कितना बल का जो कार्य करना पड़ता? 5 जूल ही कार्य करना पड़ता। इसका मतलब याद रखना कि कूलाम बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है और कूलाम बल कभी भी आपके पास पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। कूलाम बल पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसी कारण आपने देखा कूलाम बल की दिशा कही है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश क्या होती है? कूलाम बल की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहां तक अपन बता सकते हैं ये अपना कूलाम बल हो जाएगा। अगले जैसे अपन जो अगले जो क्लास होगी उसमें अपन कूलाम बल का सदिश निरूपण पढ़ेंगे, जिसके संबंधित भी आपको वही कूलाम बल आपको एक बार याद रखना है कि कूलाम बल में अपन सदिश निरूपण है वो कैसे करेंगे। कि दोनों बल हैं, देखो अपन एक रस्सी को खींचते हैं तो मैं इधर खींच रहा हूं वो एक उधर खींच रहा है, रस्सी बीच में कब तक रहेगी? जब तक दोनों ओर से समान बल लग रहा है। ठीक है ना, तो वो समान बल है वो अपन यहाँ पे बताएंगे कि कूलाम बल के सदिश निरूपण में अपन बताएंगे कि लगने वाले बल परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको याद करना है। एक बार एक और देखो कि बार बार में इन वीडियो के ऊपर अपन जैसे आप लेक्चर है उनमें कमेंट आ रहे हैं कि सर नोट्स बनाने का, तो 1 या 2 रोज के बाद हो सकता है कि अपन आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर फिजिक्स वाले नोट्स है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। पूरे चैप्टर के या अपन टॉपिक वाइज जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आपको मिल जाएंगे, फिर उसमें से आप देखकर वो उतार लेना। ठीक है, धन्यवाद।